फ्रेंड्स, एडवर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दो दो सेट हम लोग लगा चुके हैं। तीसरा सेट प्रैक्टिस जो एडीओ का 75 सा है, इसे कोशिश करते हैं कि मात्र 15 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन का रिवीजन करा दें। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ये सेट लगाना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक बायोलॉजी का मैंने डाला हुआ है। बायोलॉजी का लगभग मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 6 क्वेश्चन एटलीस्ट फैक्ट और ये सारा चीज आपको मेरे बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट से मिल जाएगा। इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। आप लोग एक बार देखिए और देख करके आप लोग उसे अपनी कॉन्सेप्ट अच्छा से कीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा असत्य कथन को चूज करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए कह रहा है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य को समाप्त किया जाएगा। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये किसने किया था? तो ये डलहौजी के द्वारा घोषणा किया गया था। ये किस, तो थोड़ा सा आप लोग फैक्ट वगैरह ध्यान रखिएगा, किस शासक के द्वारा, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि कह रहा है महाराणा प्रताप महाराजा दलीप सिंह सभी प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। यानी महाराणा जो दलीप सिंह का जितना भी प्रदेश था वो सभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। कह रहा है दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। ये गलत है, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया? यानी कब से महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपको 1889। ठीक है, 1889 में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। जब 1885 में हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आई बात समझ में, कौन था? तो ये आपको गवर्नर मतलब कौन था? गवर्नर जनरल। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये लॉर्ड डफरिन। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, जब ये स्थापना हुआ था तो टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अब बिहार से कौन एक व्यक्ति, नहीं इसमें तो नहीं होगा, सॉरी। चलिए हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। बिहार से मतलब करने वो क्वेश्चन था, मैं एक बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार से भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, वो कमेंट में कीजिए। वही क्वेश्चन मुझे याद आ गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास के घटनाओं का कालानुक्रम को इंगित करता है? यानी कालानुक्रम को बताना है कि कौन सा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मार्ले मिंटो सुधार है ये कब हुआ था? 1919 में। क्लियर? गांधी इरविन समझौता ये आपको हुआ था कब? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 के में हुआ था। जबकि जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल का 13 अप्रैल 1919। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 को हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पहले लाया गया था, इसके बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा पर कौन सा हो जाएगा? जालियांवाला बाग, तीसरा पर गांधी इरविन समझौता और तीसरा में लास्ट में हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा किया था? यानी किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो किया था? ये किसके द्वारा किया गया था अनुशंसा भारत छोड़ो? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और आखड़ा क्लब की स्थापना किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी और आखड़ा क्लब का स्थापना किया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? यानी कौन सी महिला थी जिनको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये मातंगिनी हजारा थी। कौन थी? मातंगिनी 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 हजारा हजरा थी, जिनको बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। क्लियर? चलिए, ये देख रहा है कि सैयद, ये क्या बताए, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम बताइए। अब देखिए, सैयद वंश की स्थापना, ये आपको पता होना चाहिए कि सैयद वंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको कौन कौन सा है शासक, मतलब कौन कौन सा सुल्तान आया था, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले की खिज्र खां था, पहला शासक कौन था? खिज्र खां। दूसरे नंबर पे आता है मुबारक शाह, और दूसरे नंबर पे मुबारक शाह, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? मोहम्मद शाह, और सबसे लास्ट में अलाउद्दीन अहमद शाह। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये मेरा थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रुद्रमा रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। देखिए, रुद्रमा देवी जो है, इनका मतलब बहुत इतिहास में ये मतलब योगदान रखती है। चलिए, कर रुद्रम्मा, रानी रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक महिला थी और ये पुरुष के रूप में, मतलब पुरुष का रूप धारण करके इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया था, ताकि मतलब उस समय था ना कि महिला शासन नहीं कर सकती है, तो वो महिला शासन नहीं कर सकती तो आसपास के लोगों शासकों को पता चलेगा कि यहाँ पर तो कोई वारिस ही नहीं है और महिला है, तो आसपास के शासक क्या करते थे? उस पर आक्रमण कर देते थे। तो ये रानी रुद्रम्मा जो थी, वो पुरुष का कई वर्षों तक रूप धारण करके स्वतंत्र रूप से शासन किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, उसने दक्षिण के तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के उत्तरी गंग शासक और देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा हो जाएगा? सिर्फ पहला हो जाएगा। 10वां नंबर है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारस, मतलब कि सरास शब्द का मतलब कहाँ पे, मतलब क्या अर्थ होगा, तो इसको बताना है। तो होता है ये एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, उसको क्या बोला जाता था? ये SARAIS, सराइस बोला जाता था। देखिए, एक और शब्द आता है सराय। ठीक है, कौन सा शब्द आता है? सराय का भी संबंध कुछ इसी तरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस सम्राट के पैर चूमना आदि प्रथा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, बलबन ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही है? तो कोई भी नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सिंपल याद रखिएगा, पहले आता है भुक्ति। तो भुक्ति जब आ गया, इसका मतलब कि बी और सी ऐसे ही खत्म हो गया। भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद नीति, सबसे लास्ट में आता है ग्राम। तो ऐसे भी आप चूज कर सकते हैं, सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ग्राम था। ठीक है, और सबसे पहले कौन था? भुक्ति था। तो यही स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, 12 का। चलिए, 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? यानी किस मंदिर को बेसर शैली में मतलब बनाया गया है? ये होयसल मंदिर है, होयसलेश्वर। होयसलेश्वर मंदिर को किस में बनाया गया है? बेसर शैली में बनाया गया है। क्लियर? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि भवभूति, क्षेमेश्वर और हस्तिमल ये एक नाटककार थे। क्या लिखते थे? नाटक के रचयिता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम का वर्णन कीजिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व पहले आता है। तो देखिए, इससे आपको एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो मिल गया। इसका मतलब ए और सी आंसर तो नहीं ही होगा। उसके बाद प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो दूसरा में आ गया समाजवादी, और उसके बाद पंथ निरपेक्ष। आप लोग याद रखेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए 16 नंबर हम देखते हैं। 16 नंबर क्या है क्वेश्चन?
कि निम्न पंचायती राज के संदर्भ में कथन पे मतलब आपको विचार करना है कि पंचायती राज के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। तो आप लोग पंचायत से तो पता ही है कि ये स्टेटमेंट गलत है, प्रत्यक्ष नहीं। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष है न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की। वोट देने की 18 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा, ये है वोट देने की, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 साल। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आपको 7, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर 7वीं अनुसूची में। उसमें कौन कौन सा आता है? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों का उल्लेख आपको 7वीं में है। अब बताइए कि भाषा यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? कमेंट में आंसर कीजिए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा, मतलब कि किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? ठीक, तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं समादेश, यानी कि समादेश को जारी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकारों मतलब की है? तो आपको पता है किसी चीज की रक्षा वगैरह करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्लियर? क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भारत का ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? यानी कौन सा प्रभारी है? तो ये हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये सूची दी है, उसको क्या करना है? सुमेल करना है कि ये जो है कहाँ पे मतलब है, मतलब सही है और कौन इसमें गलत है। ठीक है, तो देखिए शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर बिल्कुल सही है। हिमालय वन अनुसंधान देहरादून, ये भी बिल्कुल सही है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोरहाट, तो ये जोरहाट नहीं है। जबकि उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। आई बात समझ में? तो ये जो है आंसर सी गलत है और बाकी सब सही है। अब मुझे बताइए आप कमेंट में कि वर्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी किस शहर में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो मैं अगले सेशन में बता दूंगा। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, मतलब कालक्रम है कि रानीगंज में प्रथम का पहला कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। ये तीनों की स्थापना कब हुआ था और इसका आपको बताना है। तो देखिए इसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, तो ये सबसे पहले उसी का मतलब रानीगंज में ही कोयले का खदान का उत्पादन हुआ था, यानी कि पहला है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा राष्ट्रीय कोल विकास निगम की स्थापना, चौथा। 1 और 4 पहले हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब मुझे आप थोड़ा कमेंट करके ये बताइए कि राष्ट्रीय कोयला निगम की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये डेट कब हुआ था। कोयले का राष्ट्रीयकरण, खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी मुझे बताइए, क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो एक ही एकलौता राज्य है, कौन सा? राजस्थान, जहां पे ये सारा चीज मिलता है। नमक, जिप्सम, कोयला, कोयला नहीं मतलब जस्ता, तांबा, ये सारा चीज वहां मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24 नंबर। ठीक है, 2000 भारत की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीकरणीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत आपको पता होना चाहिए 31.2% है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। फेनमैन को, रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये हो जाएगा रेखीय गति का संरक्षण। इको साउंड का प्रयोग होता है। इको साउंड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपको वही जो किसको क्या बोलते हैं? सोनार। आई बात समझ में? सोनार का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, SONAR। सोनार का फुल फॉर्म बताइएगा। यही समुद्र की गहराई मापने के लिए भी इको साउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी एक फायदोमीटर होता है ये। ठीक, चलिए सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल बताना है किसके, तो पता ही है अर्धचालक का होता है, क्योंकि उसमें जर्मेनियम वगैरह का उपयोग होता है। और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। ऐसी वर्षा जिसके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.4 से कम होता है, कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? अम्ल वर्षा कहलाएगी। जिसका पीएच मान 4 से कम हो, वो 4.5 से कम हो, वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। बाकी संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, यानी पर्वत, ये मान लीजिए कि पर्वत है, पर्वत के सहारे हो गया तो इसको संवहनीय वर्षा। विषुवतरेखीय क्षेत्र में यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में अगर वर्षा होती है तो 99% चांस होता है कि वो संवहनीय टाइप की वर्षा होगी। और भी संवहनीय वर्षा का बहुत सारा फीचर्स है। ठीक है, चलिए जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? आई बात समझ में? तो कौन सा हो जाएगा उत्प्रेरक रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है? ये होता है रेहोडियम। रेहोडियम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम प्लस प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको क्या बोलते हैं? वो होता है फास्फोरस, एक तत्व होता है। ठीक, उसको ध्यान रखिएगा। किस पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? यानी कौन सा पदार्थ होगा जहां सभी आवश्यक एमिनो एसिड? वो होता है अंडा। अब देखिए आपको पेडोलॉजी कह रहा है जीवाश्मों का अध्ययन, तो जीवाश्मों का अध्ययन ना पैलियो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पैलियो बायोलॉजी। ठीक है, पैलियो बायोलॉजी क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो पेडोलॉजी किसका कहलाता है? तो पेडोलॉजी जो होता है ना, ये भूमि का अध्ययन, भूमि का यानी कि सॉइल का स्टडी होता है, सॉइल का स्टडी। ठीक, भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कह रहा है कौन सा? उसके बाद है एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। तो ये तीन तो सही है, एक गलत है। पेडोलॉजी किसका? सॉइल का स्टडी कहलाता है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? ये बताना है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो ये है लेमिनेरिया शैवाल। एक लेमिनेरिया शैवाल होता है जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है। वही आयोडीन जिसके कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उससे विस्थापित हो गया। और भी होता है गैस जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए उनको सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था? क्या? नोबेल पुरस्कार। तो किसके लिए दिया गया था? तो वो जीन का संश्लेषण किए हुए थे। क्लियर? जीन के संश्लेषण के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया था। कौन सा पौधा कीट पौधा पकड़ता है? उसको बोलते हैं पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट में ना बहुत सारा प्लांट होता है। वो क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए पीचर प्लांट होता है जो अपने इस टाइप का एक चक्षु होता है, उसमें क्या करता है? कीट जब आता है ना तो ये दोनों तरफ से बंद कर लेता है। तो वैसे जगह जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ये पीचर प्लांट उगता है। वो कौन सा हो जाएगा? नेपेंथेस हो जाएगा। ठीक, किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? सीलियक रोग किस विटामिन के? तो विटामिन 12 की कमी से सीलियक रोग। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालिन। क्या होता है? साइनोकोबालिन।
साइनो कोबालिन क्यों बोलते हैं, कोबालिन क्यों आया, क्योंकि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मुझे बताइए विटामिन ई और विटामिन सी का रासायनिक नाम। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं में जेली जैसा तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है, यानी किसके वजह से मतलब दीर्घकाल तक उसको संरक्षण किया जा सकता है, इन विट्रो जीन बैंक होता है। आई बात समझ में, इन विट्रो जीन बैंक जो होता है जहां पर दीर्घ काल तक उसको संरक्षण किया जा सकता है। पर्यावरण पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, ये 2002 में जारी किया गया था। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है, तो वो हो जाएगा हैरिस टोड्रो मॉडल, हैरिस टोड्रो मॉडल। चलिए इसमें क्या होता है, दोनों को कूट करके मिलाना है कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो पता ही है कि मधुबनी कहां से हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा। लेपाक्षी कहां से हो जाएगा, तो लेपाक्षी आपको आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। जबकि पटचिटी और वारली, तो वारली आपको महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पटचिटी ये आपको ओडिशा से हो जाएगा। क्लियर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, देख लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अब बहुत कम ही बचा हुआ है क्वेश्चन, तुरंत ही हम इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में जल्दी खत्म करना होता है। फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थापित करता है, तो फिलिप वक्र जो आएगा ये आपको मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को। ठीक, अब देखिए कोयला आधारित मतलब बिजली संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो पता होना चाहिए कहलगांव कहाँ है, बिहार में है। अब देखिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट आता है कोरबा, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसी से आप आंसर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन और बता देते हैं खरकोन आपको मध्य प्रदेश में है और कुडगी कर्नाटक में है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेल नहीं है, इसको दिखाना है, नहीं। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बिल्कुल सही है। जेमकिंस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्टेड एंड मनी, ये भी सही है। गुनार मिडिल का एशियन ड्रामा, ये भी बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, ये उनकी रचना नहीं है। अफस्पा पहली बार कहाँ लागू किया गया था, तो ये पहली बार यही सेवन सिस्टर में लागू किया गया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, यानी कब मोर को घोषित किया गया था, 1963 में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, यानी किसको शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा बाजार के अंतर्गत, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को शामिल नहीं किया जाता है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली जो है ना ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो मेरा 50 क्वेश्चन हो गया मात्र 22 मिनट के अंदर, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको डबल स्पीड पे करके एक बार रिवीजन कर जाइए। मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगले प्रैक्टिस सेट में हम अगला प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। ठीक, तो चौथा से हम लोग फिर करते हैं, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।